मायके और ससुराल जाने वाली बहू। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर इस कमरे में नहीं रहने वाली। मैं तो सबसे छुपकर अपने मायके चली जाऊंगी। अभी जल्दी से खिड़की से चली जाती हूँ, सबकी पता चलने से पहले वापस आ जाऊंगी। प्रीति अपने कमरे की खिड़की खोलती है और उसके बाद उसमें से बाहर निकलती है। खिड़की से बाहर निकलने के बाद वहां से नजरें छुपाकर सीधा अपने सामने वाले मायके जाती है। सामने ही उसके मायके वाले घर में उसका कमरा था। उसकी खिड़की खोलने के बाद वो उस खिड़की से अपने मायके वाले घर के अंदर अपने कमरे में आ जाती है। काश फाइनली मैं आ ही गई। चलो अब मम्मी और भाभी के पास जाती हूँ। प्रीति को घर के अंदर देखकर उसकी भाभी और उसकी मम्मी भी हैरान हो जाती हैं। अरे तुम घर के अंदर कैसे आ गई? घर का दरवाजा तो बंद था। हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैंने ही घर का दरवाजा बंद किया था। या फिर प्रीति हमसे दरवाजा खुला तो नहीं रह गया? अगर ऐसा होगा तो फिर तो घर में चोर भी आ सकता था। हाँ बिल्कुल, हमें ध्यान रखना चाहिए। इतनी बड़ी लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। अरे वो दरवाजे से नहीं, अपने कमरे की खिड़की से आई है। ओह अच्छा, मैं तो बिना वजह डर रही थी, लेकिन तुम्हें इस तरह खिड़की से आने की क्या जरूरत थी? तुम बेल बजा देती, हम दरवाजा खोल देते। नहीं भाभी, मैं अपने ससुराल के कमरे की खिड़की से सबसे छुप कर आई हूँ। अरे क्यों, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम खिड़की से यहाँ आ रही हो? कभी बाद में फुर्सत में बताऊंगी। अभी आप मुझे बताओ कि आप लोग क्या कर रहे थे। चलो बैठते हैं और भाभी प्लीज मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना देना। हाँ ठीक है, मैं सबके लिए बना कर लाती हूँ। उसके बाद हमें तुम्हें बहुत कुछ बताना है। बैठो। नेहा अंदर कोल्ड कॉफी बनाने चली जाती है और उसके बाद वहाँ पर सभी बैठकर खूब बातें करते हैं। बातें करने के बाद प्रीति वापस अपने मायके की खिड़की से बाहर आती है और अपने ससुराल में अपने कमरे की खिड़की से घर के अंदर आ जाती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद अरे बहू जा, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। अभी मेरी सहेली भी आने वाली है, तो नाश्ते की भी तैयारी कर लेना। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से प्रीति अपने ससुराल के कमरे की खिड़की से छुपकर अपने मायके की खिड़की के रास्ते मायके के घर के अंदर जा रही थी? मायके वालों ने दरवाजे से आने को कहा, फिर भी प्रीति ने दरवाजे से आने को मना कर दिया और खिड़की का ही रास्ता चुना। ऐसा आखिर क्यों हो रहा था? सब कुछ जानने के लिए चलिए चलते हैं कुछ महीने पीछे। तुमने आज फिर मुझे उल्लू बना दिया और तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना? अरे बाबा, कितनी बार बोलूं सॉरी ना। मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मुझे सीमा के साथ किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा और मैं भी भूल गई थी। हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हूँ ना। मुझे तो तुम भूलोगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो जाओ। अरे सुनो तो सही। लेकिन रोहन प्रीति की पूरी बात नहीं सुनता और बीच में ही कॉल कट कर देता है। हे भगवान, अब इस लड़के का मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन इतना गुस्सा होने की क्या ही जरूरत है? अभी सबक सिखाती हूँ इसे। अब प्रीति अपने कमरे की खिड़की खोलती है और आराम से खिड़की से बाहर निकलती है। बिना कुछ शोर किए वो आराम से खिड़की से बाहर निकल रही थी ताकि किसी को कुछ पता न चले। उसके बाद वो दबे पांव रोहन के घर के पास आकर उसकी खिड़की खटखटाती है। इतनी रात को मेरी खिड़की पर कौन दस्तक दे रहा है? रोहन अपने कमरे की खिड़की खोलता है और सामने प्रीति को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। तुमने एकदम गुब्बारे की तरह अपना मुंह फुला लिया था, तो तुमसे मिलने तो आना ही था। अब हटो, मुझे अंदर आने दो। उसके बाद प्रीति संभल कर खिड़की पर चढ़कर रोहन के कमरे के अंदर आती है। खिड़की से उतरने के बाद तुम्हें पता है ना, ये सब बहुत रिस्की हो सकता है। हाँ तो तुम्हारे लिए तो मैं हर रिस्क लेने को तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है ऐसे मस्का लगाओगी तो मैं मान जाऊंगा? रोहन की ऐसी बातें सुनकर प्रीति गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, तो क्या नहीं मानोगे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल मानूंगा, तुमने मेरे लिए इतना एफर्ट जो किया है। आइए बैठिए महारानी साहिबा, इतनी दूर से आई है, आप थक गई होंगी। वेरी गुड। उसके बाद दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर प्रीति रोहन के कमरे की खिड़की से उतरकर अपने कमरे की खिड़की से होते हुए वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। इस तरह दोनों का खिड़की के रास्ते से मिलना जुलना हो जाया करता था। एक दिन शांति अपने पड़ोसियों के साथ जब बैठी थी तब शर्मा जी की बेटी का भी रिश्ता बड़ी मुश्किल से फिक्स हुआ। अरे उन लोगों के नखरे भी तो इतने होते थे, यहाँ तक कि उन्होंने तो सरकारी नौकरी वाले लड़कों तक को रिजेक्ट कर दिया था। पता नहीं उन्हें कौन सी दुनिया से न्यारी माया चाहिए थी। अच्छा शांति, तुम बताओ, तुम रोहन की शादी कब कर रही हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बेटे ने तो वैसे भी तुम्हारे लिए पहले से ही बहू ढूंढ कर रखी है। मोहल्ले में ही उसके नैन मटक्का कर लिया है। हाँ बिल्कुल बहू को मायके ले जाने और आने की चिंता ही नहीं रहेगी। 1 मिनट के मायके पहुंच जाएगी और 1 मिनट में ससुराल वापस आ जाएगी। उसके मायके जाने के बाद भी उसे अपने ही घर से बैठकर देख सकते हैं। इस तरह दोनों शांति का मजाक उड़ा रही थी। यह सब सुनकर शांति को गुस्सा आ रहा था। चुप करो तुम दोनों, अभी कुछ पक्का नहीं पता कि ऐसा होगा भी या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो? ये सब सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो भड़कते हुए घर पर आकर रोहन से गुस्से में कहती है, रोहन मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे क्या पता माँ, आप क्या सुन रही हो? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुन आप रही हो तो मुझे कैसे पता होगा?
अरे नालायक, मेरे कहने का मतलब है कि मोहल्ले में चर्चा चल रही है कि तेरा सामने वाली लड़की से चक्कर चल रहा है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तुझे ये सब नहीं करना और उसे छोड़ दे। हाँ माँ, चल तो अभी भी रहा है। मैं इस बारे में आपसे बात करने वाला था। मैं प्रीति को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। सॉरी। ये बात सुनकर शांति का पारा और हाई हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे भला तो हमारे मोहल्ले की ही लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सामने वाले घर की लड़की से। अम्मा, लड़की तो लड़की होती है ना, चाहे सामने मोहल्ले में रहने वाली लड़की क्यों ना हो या कोई दूर से आने वाली लड़की ना हो। मैं यहाँ गुस्से में हूँ और देखो तो कैसे मुझे एक से एक जवाब दे रहा है। तो माँ, हर सवाल का एक जवाब होता है। अब मैं किसी भी सवाल का 2 या 3 जवाब कैसे दे सकता हूँ? रोहन के ऐसे जवाब सुनकर शांति अपना माथा पकड़ लेती है। सच में तूने तो मुझे पागल कर रखा है, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तेरी उस लड़की से शादी नहीं हो सकती। मैं अपनी मोहल्ले वाली लड़की से तेरी शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अभी मुझे बाहर जाना है मम्मी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। इतना कहने के बाद रोहन बाहर चला जाता है और उसके बाद रोहन और प्रीति दोनों बाहर घूमने जाते हैं। दोनों एक पार्क में बेंच पर बैठे थे। रोहन ने सारी बात प्रीति को बताई थी, जिस पर प्रीति हंसते हुए कहती है मैं तो सच में आंटी जी की तरफ हूँ। तुम सच में कई बार पागलों वाली बातें करती हो। अच्छा जी, तुम भी उनकी ही तरफदारी ले रही हो? अगर ऐसा है तो उनका मानना है कि मुझे किसी और लड़के से शादी करनी चाहिए, तो क्या मैं उनकी बात से सहमत हो जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें उठाकर फेंक दूंगी अगर ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो। अरे बाप रे, तुमसे तो बचकर रहना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही अपने घर वालों को मना रखा है, अब तुम कैसे भी करके अपने घर वालों को मना लो। ठीक है, पापा से इस बारे में बात की थी, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मम्मी मानने को तैयार नहीं है। अब अगले कई दिनों तक शांति और रोहन की इस बात पर बहस चलती है। तब एक दिन रोहन गुस्से में कह देता है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रीति से ही। आप एक बार इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, मैं उसके अलावा किसी और लड़के से शादी नहीं कर सकता। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना, तो मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा और घर छोड़कर चला जाऊंगा। सो अलग। हाय, उस कल की आई हुई लड़की के लिए देखो तो कैसे हमसे जबान लड़ा रहा है। कल से नहीं, पिछले 25 साल से वो इस मोहल्ले में रह रही है और मुझे वही पसंद है और मुझे उसी से शादी करनी है। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पता नहीं उस लड़की ने मेरे बेटे पर कैसा जादू कर रखा है। उस लड़की की वजह से अपनी माँ से लड़ने को तैयार हो गया। मैं भला एक ही मोहल्ले में इसकी शादी कैसे करवा सकती हूँ? 7 फेरे करवा कर। अब आप भी मुझे रोहन की तरह उटपटांग जवाब देना शुरू मत करो। दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। अब तुम जैसा सवाल करोगे उसका जवाब तो वैसा ही मिलेगा ना। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपना गुस्सा थूक दो। तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। देखो, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। अगर वो किसी को पसंद करता है तो हमें उसी से उसकी शादी करवानी चाहिए। तुम जरा ठंडे दिमाग से इस बात को सोचो। हाँ मम्मी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया के साथ इस तरह जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सारा मामला बिगड़ जाएगा। अब शांति को भी मजबूरन ये बात माननी पड़ती है और कुछ दिन बाद वो प्रीति के घर रिश्ता पक्का करने जाती है। शांति को तो इस रिश्ते से ऐतराज था। जी, अब हमें तो बस बात पक्की करनी है। बच्चों ने जब एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हमें तो बस अब जल्दी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी आपके बात से सहमत हूँ। अरे भाई, बच्चों को एक दूसरे का साथ पसंद है तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता है? तो ठीक है, फिर ऐसी खुशी में मुंह मीठा कर लेते हैं। सब खुशी से मिठाई खाते हैं, लेकिन शांति मिठाई खाते हुए मन में, पता नहीं क्यों मुझे तो मिठाई भी कड़वी लग रही है। उसके जाने के बाद वैसे कितना अच्छा है ना प्रीति, शादी के बाद तुम बिल्कुल सामने वाले घर में जा रही हो और हमें कोई चिंता भी नहीं होगी तुम्हारी। तुम्हारा जब मन करे तुम एक कदम इधर रखकर तुम यहाँ पर हमसे मिलने आ सकती हो। हाँ, और वापस ससुराल जाना है तो दूसरा कदम रखकर ससुराल जा सकती हो। बिल्कुल, शादी के बाद मैं भी अपनी बेटी को हर रोज देख पाऊंगी। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है इतना पास रिश्ता मिलकर। हाँ, अगर मेरा दूर रिश्ता होता तो मुझे आप लोगों की बहुत याद आती, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इस तरह इस रिश्ते से प्रीति के घर वाले तो बहुत खुश थे। समय गुजरता है और समय के साथ अब दोनों ही घरों में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। दोनों का हल्दी और मेहंदी का फंक्शन एक साथ करवाया जाता है। सामने रोहन और प्रीति बैठे थे और हर कोई उन्हें हल्दी लगा रहा था। दोनों बड़े खुश थे और सामने ढोलक बजाते हुए कुछ महिलाएं नाच रही थी। सबे नाचो, आज तो एकदम खुशी का मौका है। नेहा और रितु भी अपनी नंद की हल्दी पर ढोलक की ताल पर डांस कर रही थी। आज तो मैं बहुत नाचूंगी। बिल्कुल हमारी इकलौती प्यारी ननद की शादी जो है। इस तरह धूमधाम से सब होता है और सभी रस्म और रिवाज के साथ प्रीति और रोहन की शादी हो जाती है। अगले दिन प्रीति की पहली रसोई की रस्म थी। मम्मी जी, आज पहली रसोई में खाने में क्या बनाना है? जब तुम दोनों ने अपनी जिंदगी का फैसला लेने से पहले हमारी राय नहीं जानी तो भला पहली रसोई में खाना क्या बनाना है, इसमें भी मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम अपनी मर्जी से बना लो जो बनाना है।
शांति अभी भी रोहन और प्रीति से बेहद नाराज थी और इस बात को समझते हुए प्रीति कुछ नहीं कहती और रसोई में जाकर सबके लिए हलवा पूरी बना रही थी। सबके लिए ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगी। मम्मी जी भी मेरे हाथ का बना खाना खाकर खुश हो जाएंगी। आटा तैयार करने के बाद वो एक कढ़ाई में हलवा बना रही थी और हलवा बनने के बाद जब तैयार हो जाता है तब वो कढ़ाई में तेल डालकर गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थी। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसती है और सब अच्छे से खाना खा रहे थे। अरे बहू ने तो सच में खाना बहुत अच्छा बनाया है, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मजा आ गया। बिल्कुल, सच में खाना बहुत अच्छा बनाती हो तुम प्रीति, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बन गया जोरू का गुलाम। अरे तो क्या हुआ मम्मी, अपनी ही जोरू का गुलाम तो बन रहा हूँ, किसी और की जोरू का थोड़े बन रहा हूँ। हाँ, तो मुझसे हर वक्त बस जुबान ही लड़ाता रहेगा। अच्छा ठीक है, सब शांत हो जाओ। खाना खाते वक्त इस तरह बातें नहीं करते, सब शांति से खाना खा लो। इसके बाद सब खाना खा लेते हैं। खाना खाकर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। प्रीति भी घर का काम कर लेती है और काम खत्म करने के बाद वो अपने मायके चली जाती है। अरे मेरी बच्ची, तुम आ गई। और बताओ कैसा रहा तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा पहला दिन? ससुराल में पहले दिन कैसा हो सकता है मम्मी? बस सुबह उठकर घर का काम खत्म करके अब आई हूँ यहाँ पर। ससुराल में जाकर तो काम करना ही पड़ता है ना। शुरू हो जाओ अब तुम भी हमारी जैसी शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए। अब तो तुम्हारे दिन यूं ही बिजी रहेंगे। बिजी डे नंबर 1 था आज तुम्हारा। इसके बाद सभी वहाँ बैठकर बात करते हैं। अपने मायके में सबसे बात करने के बाद प्रीति जब अपने ससुराल वापस आती है तब उसे घर के अंदर आता हुआ देखकर शांति उससे पूछती है, तुम कहाँ चली गई थी और इस समय कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मैं तो अपने घर पर होकर आई थी, सोचा उनसे मिल लेती हूँ। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और आज प्रीति का पहला दिन था, इसलिए शांति उससे तो कुछ नहीं कहती लेकिन खुद पीछे से गुस्से में बड़बड़ाती है। इस लड़की का मैं क्या करूं? मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है। अब ये हर रोज हर 2-2 मिनट पे अपने मायके जाएगी। इसके मायके वाले इसे अपने कब्जे में रखेंगे और उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ाएंगे। उसके बाद ये हमारे घर की सारी बात जाकर अपने मायके वालों को बताएगी और इसके मायके वाले हमारे घर की सारी बातें पूरे मोहल्ले में फैला देंगी। इसी चिंता में गिरी शांति अपने पड़ोसियों के पास बैठने जाती है। और बताओ शांति बहन, क्या चल रहा है? मोहल्ले की बेटी को बहू बनाकर कैसा लग रहा है? ऐसा कैसा लग रहा होगा? अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि अब बहू हमेशा इसकी नजरों के सामने जो रहेगी। क्या तुम इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकती हो? कभी तो मुझे इन सब बातों पर छेड़ना बंद कर दिया करो। अरे तुम तो बेवजह चिढ़ रही हो। अच्छा चलो ठीक है, हम और कोई बात कर लेते हैं। एक तरफ शांति को ये डर सता रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रीति का भी कुछ अलग हाल था। चलो मेरा दोपहर का भी सारा काम खत्म हो गया, अब थोड़ी देर फिर से भाभी के पास चली जाती हूँ, खूब बातें करेंगे। प्रीति फिर शाम को अपने मायके चली जाती है, जिसे वहाँ देखकर नेहा और रितु हैरान होकर पूछती हैं, अरे तुम फिर से यहाँ आ गई? हाँ, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं कर रहे? अरे भाभी, मेरे ससुराल वाले भला मुझे यहाँ आने से मना क्यों करेंगे? जब सामने ही मेरा मायका है, उन्हें अगर मेरी जरूरत होगी भी तो मुझे बुला लेंगे। कौन सा मैं बहुत दूर हूँ उनसे। तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। तो ठीक है भाभी, आप जल्दी से चाय नाश्ता बना लीजिए। इस तरह शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब प्रीति की आदत इतनी खराब हो गई थी कि एक दिन जब वो आंगन में साफ सफाई कर रही थी तब आंगन की साफ सफाई करने के बाद वो अपने ससुराल में घर के अंदर जाने की बजाय अपने मायके चली जाती है। बेटा तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, चलो बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। सुनीता बाजार से कुछ कपड़े लेकर आई थी तो वो प्रीति को कपड़े दिखाने लगती है। बताओ बेटा, इनमें से तुम्हें कौन से कपड़े ठीक लग रहे हैं? मम्मी, मुझे तो सारे ही कपड़े अच्छे लग रहे हैं। जहाँ एक तरफ प्रीति आराम से अपने मायके में बैठकर अपनी मम्मी से बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ शांति प्रीति को पूरे घर में ढूंढ रही थी। प्रीति, अरे ओ प्रीति बहू, कहाँ चली गई? मम्मी, प्रीति भाभी तो बाहर आंगन साफ करने गई थी, शायद बाहर होंगी, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, मैं जाकर देख लेती हूँ। लेकिन जब शांति बाहर आंगन में आकर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे प्रीति कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। कसम बात है, बस बहू हर 2 मिनट में कहाँ गायब हो जाती है, मुझे तो समझ नहीं आता। इतना कहकर शांति घर के अंदर जाती है। जैसे ही शांति घर के अंदर गई थी, उसके पीछे पीछे प्रीति बाहर से घर के अंदर आ रही थी, जिसे देखकर। अरे बहू, तुम बाहर से कहाँ आ रही हो? अभी तो मैं तुम्हें बाहर देखकर आई थी। मम्मी जी, मैं थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास गई थी। अब ये बात सुनकर तो शांति को बहुत गुस्सा आता है। तुमने ये क्या लगा रखा है? हमेशा हर 2-2 मिनट में अपने मायके भाग जाती हो। माना कि तुम्हारा मायका बिल्कुल सामने है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाती रहोगी। तुम इस तरह दिन में बार बार मायके नहीं जा सकती, समझी? ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर प्रीति घर के बाकी कामों में लग जाती है। अब प्रीति दिन में बार बार मायके नहीं जाती थी, लेकिन दिन में एक बार जरूर चली जाती थी। जैसे एक दिन रोहन शाम को अपने ऑफिस की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल ढूंढ रहा था। अरे मेरी इंपॉर्टेंट फाइल कहाँ चली गई? पता नहीं प्रीति भी कभी कभी मेरा सामान कहाँ रख देती है। प्रीति, तुम कहाँ हो? जरा एक बार इधर आना तो। अब रोहन प्रीति को आवाज लगाता है, लेकिन बहुत देर तक जब प्रीति नहीं आती और ना ही उसका जवाब मिलता है तो रोहन प्रीति को पूरे घर में ढूंढना शुरू करता है।
अरे क्या बात है, क्यों अपनी पत्नी को इतनी देर से आवाज लगा रहा है? क्या तेरा उसके बिना 2 मिनट भी मन नहीं लगता? अरे ऐसी बात नहीं है मम्मी, मुझे कोई इंपॉर्टेंट फाइल ढूंढनी है, इसलिए मैं प्रीति को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उसने वो फाइल रखी थी। अब फाइल ढूंढने के लिए पहले तुझे तेरी पत्नी को ढूंढना होगा। मुझे अच्छे से पता है वो कहाँ होगी। अभी के अभी उसे फोन करके यहाँ बुला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहन प्रीति को कॉल करता है और वहीं दूसरी तरफ मायके में बैठी प्रीति जब रोहन का कॉल देखती है। मम्मी भाभी, अच्छा मुझे चलना होगा, मेरे ससुराल से कॉल आ रहा है। प्रीति फोन तो नहीं उठाती, लेकिन जल्दी से भागकर जब वापस घर आती है तो देखती है कि रोहन और शांति एक साथ उसका इंतजार कर रहे थे। तुम फिर से अपने मायके चली गई थी ना? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हारा मायका सामने है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कभी भी जाकर मायके में बैठ जाओगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? तुम्हें मेरी बात याद नहीं रहती? नहीं मम्मी जी, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई थी और अच्छे से याद भी थी, लेकिन आपने कहा था ना कि दिन में बार बार मायके नहीं जाना, तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार ही मायके चली जाती हूँ, इसलिए आपके कहे अनुसार मैं सिर्फ एक बार जाती हूँ मायके। प्रीति का जवाब सुनकर फिर से शांति माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, यहाँ पर किसी का कुछ नहीं हो सकता, कैसे कैसे जवाब देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से कान खोलकर सुन ले बहू, अब तुझे दिन में बार बार नहीं बल्कि एक बार भी मायके नहीं जाना है। जिस तरह दूर ससुराल होने पर हम कभी कभी मायके जाते हैं, यहाँ पर भी तुझे ऐसा ही व्यवहार रखना होगा। इस बार शांति प्रीति को सख्त आदेश देती है, जिसके बाद तो प्रीति का ससुराल में मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हर कोई दिन में अपने काम पर चला जाता था और शांति भी अपने पड़ोसियों के साथ बाहर जाकर बैठ जाती थी, लेकिन प्रीति घर में रहकर बहुत बोर होती थी। मम्मी जी भी बाहर चली गई और रिया भी जॉब पर चली गई, रोहन जी भी जॉब पर है, पापा जी भी घर पर नहीं है। अब इस इतने बड़े घर में अकेले क्या मैं दीवारों को निहारूं या फिर यहाँ पर बैठकर मक्खी और मच्छर गिनूं? मुझे मेरे मायके जाने से भी मना कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा यहाँ अकेले क्या करूं। प्रीति बहुत ही चुलबुली लड़की थी और अकेले उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अपने मायके में तो वो अपनी दोनों भाभी के साथ काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया करती थी, लेकिन यहाँ वो एकदम अकेली हो जाया करती थी। अब शांति ने भी उसे मायके जाने से मना कर दिया, तो अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन प्रीति सुबह घर का काम कर रही थी। सुनो, आज घर पर मेहमान आएंगे तो तुम बाजार से अच्छी सब्जी लेकर आ जाना और उनके लिए अच्छा खाना बना देना। जी ठीक है मम्मी जी। अब प्रीति घर का सारा काम खत्म करने के बाद बाजार जाती है और वहाँ से सब्जी खरीदती है। भैया सारी सब्जी 1-1 किलो तोल दो। जी ठीक है बहन जी, अभी रुकिए। सब्जी वाला प्रीति को सारी सब्जी तोल कर दे देता है। उसके बाद प्रीति सब्जी लेकर घर वापस आ जाती है। जब वो रास्ते से होते हुए घर आ रही थी, अभी तो मैं घर के बाहर हूँ, जल्दी से मायके हो आती हूँ, मम्मी जी को पता नहीं चलेगा। तो इसी बहाने प्रीति पहले अपने मायके जाती है और वहाँ पर बातें करने में उसे काफी देर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर मेहमान आ गए थे और शांति प्रीति का इंतजार कर रही थी। आप अभी रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। मेहमानों को सोफे पर बैठाकर शांति साइड में जाती है और प्रीति को कॉल पर कॉल करती है, लेकिन प्रीति कॉल नहीं उठाती। तब शांति उनके लिए चाय नाश्ता बनाती है और मेहमान चाय नाश्ता करके बिना खाना खाए वहां से चले जाते हैं। जब प्रीति घर वापस आती है तब शांति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कहाँ चली गई थी? सब्जी लाने में क्या इतनी देर लगती है और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो मम्मी जी, फोन साइलेंट पर था, गलती से हो गया था। गलती से कुछ नहीं होता, सब जानबूझकर होता है। मुझे अच्छे से पता है तुम फिर से मायके चली गई होगी। तुझे जरा सोचना चाहिए, कभी भी कहीं भी तो इस तरह नहीं जा सकती। तू अब इस घर की बहू है, अपने घर की बेटी नहीं। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तो शांति का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो प्रीति को सख्त लफ्जों में उसके मायके जाने से मना कर देती है। बहुत दिनों तक जब प्रीति अपने मायके नहीं जाती और वो अकेले अपने कमरे में उदास बैठी थी, तो अब मैं क्या करूं? अब तो मेरा मायका जाना बिल्कुल बंद हो गया है। ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। इतने दिनों से मेरा मन भी नहीं लग रहा और मैं बहुत उदास हूँ। क्या करूँ भगवान जी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब प्रीति अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, तो उसे अपने मायके वाले घर के अपने कमरे की खिड़की नजर आती है और पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसके बाद प्रीति को एक शानदार आइडिया आता है और एक मुस्कान के साथ वो कहती है, हाँ बिल्कुल, ये आइडिया अच्छा रहेगा। जैसे मैं पहले खिड़की में से छुपकर रोहन से मिलने आया करती थी, बिल्कुल वैसा ही मैं अब भी कर सकती हूँ। खिड़की से छुपकर मैं अपने मायके जा सकती हूँ। कमाल कर दिया प्रीति तूने, बहुत शानदार आइडिया निकाला है। मैं यहाँ पर इस कमरे में नहीं रहने वाली, सबके पता चलने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। प्रीति अपने कमरे की खिड़की खोलती है और उसके बाद उसमें से बाहर निकलती है। खिड़की से बाहर निकलने के बाद और वहां से नजरें छुपाकर सीधा अपने सामने वाले मायके जाती है। सामने ही उसके मायके वाले घर में उसका कमरा था। उसकी खिड़की खोलने के बाद वो उस खिड़की से अपने मायके वाले घर के अंदर अपने कमरे में आ जाती है। फाइनली मैं आ गई। चलो मम्मी और भाभी के पास जाती हूँ। प्रीति को घर के अंदर देखकर उसकी भाभी और उसकी मम्मी भी हैरान हो जाती हैं। अरे तुम घर के अंदर कैसे आ गई? घर का दरवाजा तो बंद था। हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैंने ही घर का दरवाजा बंद किया था। या फिर प्रीति हमसे दरवाजा खुला तो नहीं रहा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर तो घर में चोर भी आ सकता था। हाँ बिल्कुल, हमें ध्यान रखना चाहिए, इतनी बड़ी लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। अरे वो दरवाजे से नहीं, अपने कमरे की खिड़की से आई है। उसने मुझे फोन करके कहा कि उसके कमरे की खिड़की खोल दो।
ओह अच्छा, मैं तो बिना वजह डर गई थी, लेकिन तुम्हें इस तरह खिड़की से आने की क्या जरूरत थी? तुम बेल बजा देती, हम दरवाजा खोल देते। नहीं भाभी, मैं अपने ससुराल के कमरे की खिड़की से सबसे छुप कर आई हूँ। अरे क्यों ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम खिड़की से आ रही हो? क्योंकि मेरी सास को मेरी बार बार यहाँ आने से परेशानी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे सख्त लफ्जों में कहा था कि मुझे हर बार मायके नहीं जाना, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। अब प्रीति खिड़की से होते हुए अक्सर ही अपने ससुराल से मायके आने लगी थी। प्रीति का जब भी मन करता या जब भी उसे मौका मिलता तब वो खिड़की के जरिए मायके आ जाती थी, जिसकी वजह से उसकी दोनों भाभी को भी परेशानी हो रही थी, दोनों रसोई में खाना बनाते हुए। यार मैं तो सच कहूँ, इस प्रीति ने हमें बहुत दुखी कर दिया है। हमारा तो खुद का कोई पर्सनल टाइम बचा ही नहीं। जब मन करता है आ जाती है और अपनी फरमाइश का कुछ भी बनवाने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने, दोपहर भी हमारा भी सोने का समय होता है, लेकिन हमें यहाँ अपने ही घर में आराम नहीं है। शादी से पहले हम कभी प्रीति से दुखी नहीं हुए, सब अच्छा था, लेकिन अब प्रीति किसी भी टाइम आकर टपक जाती है। दोपहर में हमारा भी आराम करने का समय होता है और वो सबके सोने के टाइम पर ही आकर यहाँ पर हमारी नींद उड़ा देती है। सच में खिड़की के रास्ते से तो अब हमें बहुत परेशानी होने लगी है। अगर प्रॉपर शाम के टाइम कभी भी आ जाए तो हमें उसके आने से परेशानी नहीं होगी। इस तरह प्रीति अब सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। एक दिन वो खिड़की के रास्ते से अपने मायके गई हुई थी, तब शांति की आंख खुल जाती है और वो पूरे घर में प्रीति को ढूंढ रही थी। प्रीति बहू, अरे प्रीति बहू कहाँ हो तुम? अब शांति को प्रीति के कहीं पर भी होने का एहसास नहीं हो रहा था। तब वो उसे उसके कमरे में जाकर देखती है। कमरे में और पूरे घर में प्रीति को न पाकर शांति गुस्से में दरवाजे की तरफ जा रही थी। लगता है फिर से अपने मायके भाग गई होगी, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन शांति देखती है कि घर का दरवाजा तो अंदर से बंद है। तब शांति प्रीति को कॉल करती है और दूसरी तरफ प्रीति अपने मायके में आराम से बैठी थी। जब शांति का कॉल देखती है तो अरे बाप रे, लगता है मम्मी जी उठ गई हैं। मुझे अभी इसी वक्त घर जाना होगा। अफरा तफरी में प्रीति उठकर अपने मायके की खिड़की से बाहर आती है और जल्दी से भागकर अपने ससुराल की खिड़की से कमरे के अंदर आती है। शांति हॉल में बैठकर प्रीति का इंतजार कर रही थी और जब वो प्रीति को उसके कमरे में आते देखती है तो अरे बहू, तू अपने कमरे से कैसे आ गई? अभी तो तू अपने कमरे में थी ही नहीं। नहीं मम्मी जी, मैं तो वहीं पर थी। गजब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे इतनी देर से आवाज लगा रही थी तो जवाब क्यों नहीं दे रही थी तू? मम्मी जी, मुझे सच में सुनाई नहीं दिया, माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कह रही थी कि जरा मेरे लिए थोड़ा खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना सुनकर प्रीति किचन में जाकर शांति के लिए खाना बनाने लगती है और एक तरफ गैस पर वो कुकर में दाल डालकर उबलने के लिए रखती है और दूसरी तरफ टमाटर मिर्च प्याज काट रही थी। शुक्रिया भगवान का कि मैं बाल बाल बच गई। जब प्रीति शांति को खाना देती है तो देखती है कि प्रीति की साड़ी का पल्लू फट गया था। एक बात बता, तेरी साड़ी का पल्लू फट कैसे गया? अरे मैं जब खिड़की से अंदर आ रही थी तो उसकी कील में मेरा पल्लू अटक गया था, तब फट गया। अब क्या करूं? अरे ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी है? बता जरा क्या हुआ? मम्मी जी, मेरे कमरे के दरवाजे में एक कील है, बस उसी में मेरा पल्लू अटक गया था और फट गया। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना और जाकर कपड़े बदल लो। उसके बाद प्रीति अपने कमरे में जाती है और कपड़े बदलती है। इस तरह प्रीति का अब खिड़की से अपने ससुराल से मायके जाने की आदत हो गई थी। वो अक्सर मौका देखकर चली जाया करती थी और एक बार जब प्रीति खिड़की से अंदर आ रही थी तब रोहन देख लेता है। अरे तुम इस तरह खिड़की से अपने मायके क्यों जा रही हो? रोहन के पकड़े जाने पर प्रीति उसे सारी बात बताती है। तो इस तरह मम्मी के टोकने के बाद मुझे छुप कर जाना पड़ता है? हाँ, लेकिन ये सब थोड़ा गलत है। तुम फिर भी मम्मी से छुप कर जा रही हो। तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए, उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। अभी मम्मी नाराज है तो मुझे यकीन है कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहन के समझाने के बाद भी प्रीति नहीं मानती। एक दिन रिया ने खुद प्रीति को उसके कमरे में जाते हुए देखा था। तब रिया पीछे पीछे प्रीति के कमरे में जाती है, लेकिन कमरे में जाने के बाद प्रीति वहाँ से गायब हो चुकी थी। अरे भाभी, अचानक से कहाँ गायब हो जाती है? अभी तो मैंने उन्हें कमरे में ही आते हुए देखा था। अच्छी बात है। फिर जब बाद में प्रीति मायके से वापस खिड़की पर चढ़कर अंदर आ रही थी तभी शांति कमरे में आ जाती है और प्रीति को खिड़की पर चढ़ा हुआ देखकर, अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैं तो बस कुछ नहीं, मैं तो बस। अरे तेरी गाड़ी तो मैं तो बस पर ही अटक गई है, आगे भी कुछ बोलेगी? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस खिड़की साफ कर रही थी, बाहर से बहुत गंदी हो गई है ना। अरे तुझे ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है, बेखाम में गिर के चोट लग जाएगी, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और अंदर आने के बाद प्रीति राहत की सांस लेते हुए, चलो आज तो बाल बाल बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन प्रीति का खिड़की के जरिए ससुराल से मायके आना जाना रुकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शांति अपने पड़ोसन के पास गई थी। तब एक बात बता शांति, एक तो तुम मोहल्ले की ही लड़की को बहू बनाकर घर में ले आई और अब तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है कि उसे घर के बाहर आने जाने क्यों नहीं देती? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला उसे बाहर आने जाने क्यों नहीं दूंगी? अरे इसलिए तो वो खिड़की के रास्ते से जाती है और बाद में खिड़की के ही रास्ते से घर वापस आती है। हमने तो खुद अपने घर से देखा है उसे। मैं कुछ समझी नहीं।
तब सरला और शीला शांति को सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन शांति रिया के साथ इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब प्रीति अपने कमरे में जाती है। प्रीति के कमरे में जाते ही दोनों उसके ऊपर नजर रखती हैं और देखती हैं कि वो खिड़की के रास्ते बाहर चली गई। तब दोनों कमरे के अंदर जाकर खिड़की से झांक कर देखती हैं कि प्रीति अपने मायके में खिड़की के जरिए से जा रही है। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है, चलो अभी के अभी हम वहाँ चलकर इसकी पोल पट्टी खोल देते हैं। शांति रिया के साथ गुस्से में प्रीति के मायके जाती है और उसे वहाँ देखकर प्रीति बहुत हैरान हो जाती है। मम्मी जी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें खिड़की के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिला यहाँ आने के लिए? तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ना, ताकि पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो सके? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस, मुझे सब पता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें भड़काते हैं और तुम यहाँ पर हमारी बुराई करने के लिए आती हो ताकि पूरे मोहल्ले में हमें बदनाम कर सको। जब शांति प्रीति को बहुत डांटती है और बात बिगड़ने लगती है, तब सुनीता शांति को सारा सच बताती है। देखिए समधन जी, मैं जानती हूँ प्रीति की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ये सच नहीं है। प्रीति तो बस इसलिए यहाँ आती है क्योंकि इसका यहाँ पर थोड़ा मन कम लग रहा था और आपने इसे आने से मना कर दिया था। हाँ मम्मी जी, मैं घर पर अकेली रहकर बोर हो जाती थी तो यहाँ आकर अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त बिता लेती थी। अचानक से मुझे ससुराल की खालीपन की आदत नहीं हो रही थी। यहाँ मेरी 2 भाभियों के साथ मैंने बहुत समय बिताया है, जिसकी वजह से मेरे लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। पर आपने डांटकर मुझे आने से मना कर दिया तो मैंने गलत रास्ता अपनाया। बल्कि मेरी मम्मी ने भी मुझे कई बार समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं बात सुनी और गलत रास्ता चुना। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। जी आंटी जी, प्रीति तो बस यहाँ हमारे पास आकर समय बिताती थी, बस। प्रीति का सारा सच बताने के बाद शांति को भी अपनी थोड़ी गलती का एहसास होता है। अगर ऐसी बात है तो इसमें भी मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई और मैं तुमसे नाराज थी। मुझे लगा तुम यहाँ आकर हमारी बुराई करोगी और पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी, इसलिए तुम्हें जाने से मना करती थी। नाराजगी की वजह से तुमसे बात भी नहीं करती थी। मैंने सोचा भी नहीं कि इतने बड़े घर में तुम्हारा मन अकेले कैसे लगेगा, और तुम्हारे लिए भी सब नया था। अब हम मिलजुल कर रहेंगे और तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन खिड़की से नहीं, इस बार दरवाजे से। आखिर पास में मायके होने का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। इस बात पर सब खुश हो जाते हैं और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है।